एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर रहेगा आपका फोर्थ एंड बैटल बैच की ये 12वीं क्लास रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने बोला है कि बैटल बैच के थ्रू आप एक फास्ट वे में रिवीजन करके बहुत जल्दी से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो एंड बहुत बढ़िया नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूं कि जो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इन टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक एंड वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प टेलीग्राम चैनल से होती है आप लोगों की। तो आज करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये टाइप होंगी। ठीक है, और कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर 20 बहुत हैं भाई, इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया गया है। आपके पास टाइम है तो मर्जी आपकी कितने क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, बट गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि इन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मतलब इनका ये पोर्शन है कि ये चैप्टर को 99% कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। जैसे कि मैंने बोला कि इसका विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल लूप्स पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर लेइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव ए कॉमन सेंटर एज शोन इन द फिगर। मतलब इस तरह से इनको रखा गया है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कॉइल। मतलब ये कॉइल है, ये जो कॉइल है, इनके सेंटर पर फील्ड कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, इफ दे कैरी इक्वल टू 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। मतलब करंट यहाँ पे एक में करंट कितना है, 3 एम्पियर है, एक में करंट कितना है, 4 एम्पियर है। तो देखिए सबसे पहले बात क्या होती है कि हमें ये देखना है कि जो ये कॉइल्स है इनके लिए जो फील्ड है वो कैसा है। देखिए हमने अपना जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो फील्ड होता है मतलब हमने उसमें करंट कैसा लिया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो हम अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट क्लॉकवाइज क्यों नहीं, क्लॉकवाइज ले लेना, सारा तामझाम जो है इधर की साइड हो जाएगा, मतलब सारी कैलकुलेशन इधर की साइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इससे बढ़िया भाई हम इस साइड करते हैं। क्लियर है, चलिए, तो इसलिए हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, देखो ये डायरेक्शन जा रही है, तो आप इसको राइट हैंड थंब रूल लगाइए। राइट हैंड थंब रूल जैसे ही आप लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि इसके लिए जो फील्ड बन रहा है वो कैसा है। कॉमन सी बात है कि जब आपने किया ऐसे राइट हैंड थंब रूल से ऐसे, तो फील्ड जो है ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना फील्ड। तो क्लियर है। अब ऐसे अगर है फील्ड तो इसका मतलब फील्ड को बना देते हैं, ऐसे बना हुआ है। ये किसकी वजह से है, ये फील्ड है किसकी वजह से, ये फील्ड है क्यू की वजह से। किसकी वजह से है, ये क्यू की वजह से। क्लियर है, क्योंकि हमने इसको ऐसे पकड़ा तो फील्ड ऐसे चल रहा है ना। अब जो ऐसे पड़ी हुई है उसको पकड़ते हैं। जब आपने उसको राइट हैंड थंब रूल से लगाया, जैसे ही आपने राइट हैंड थंब रूल उसके ऊपर लगाया तो आपने देखा कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि जब आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया पी के ऊपर, ऐसे पकड़ा उसको और उंगली जो आपकी फिंगर्स है वो बाहर आ रही है प्लेन से, मतलब फील्ड आपका कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से। बट ये फील्ड किसकी वजह से है, ये फील्ड है पी की वजह से, मतलब पी कॉइल की वजह से, इस तरह से समझो। ठीक है, एंड ये आपका क्यू की वजह से। अब कॉमन सी बात है भाई, आपको सेंटर पे फील्ड मिल चुके हैं, मतलब एक के लिए फील्ड ऐसे है, एक के लिए ऐसे है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब अब इन दोनों की वजह से, दोनों की वजह से कहाँ होगा, यहाँ पे होगा भाई, रिजल्टेंट जिसको आप बोल सकते हो। तो वही यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि देखो ये एक फील्ड है VP और एक ये फील्ड है BQ। ठीक है, ये हमारी कोयल है P, ये हमारी कोयल है Q, ये हमारा नेट फील्ड जा रहा है B नेट। अब हमें सेंटर के लिए रिजल्ट पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप P क्या होता है, μ0 IB/2R होता है। उसके सेंटर पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर बोला गया है, कॉमन सेंटर। ठीक है, क्या बोला गया, सेंटर बोला गया। तो रिजल्ट आपको पता है कि क्या लिखा जाता है, μ0 IP, मतलब जिस कॉइल की वजह से ले रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप P कॉइल की वजह से ले रहे हो तो P के अंदर से जितना करंट जा रहा है उसको कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे IP लिया, नीचे हो गया 2R, जितने डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको लिख दिया हमने।
ठीक है, तो इसको इसी तरह से आप BQ के लिए लिख सकते हो म्यू नॉट IQ अपॉन 2R। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट BP का स्क्वायर होगा, साथ में BQ का स्क्वायर होगा। तो इनको यहाँ पे पुट किया, जो कॉमन हुआ उसको बाहर कर दिया, जैसे कि म्यू नॉट अपॉन 2R वो कॉमन हो गया, एंड अंदर बच गया आपके पास IP स्क्वायर प्लस IQ स्क्वायर। ये IP स्क्वायर क्या है? IP इज द करंट इन P कॉइल एंड IQ इज द करंट इन Q कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे उनको हमने रखा, म्यू नॉट की वैल्यू रखी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10-7 होती है, नीचे 2 था, 2 रख दिया। R कितना है भाई? R कितना है? R को देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ रेडियस, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें एक मीटर बना लेना है। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 5 बाई आप 100 करोगे, मीन्स आप 5 इंटू 10-2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 5 इंटू 10-2 लिख दिया हमने। एंड जो ये अंदर दिया हुआ है ये क्या है? 3 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ जी, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 25 हुए, अंडर रूट होगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सीधा 5 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास आ गई है किसकी वैल्यू? बी नेट की वैल्यू, एंड बी नेट की वैल्यू ही उन्होंने हमसे पूछी हुई थी। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाए, देखो कुछ नहीं था, सिंपल। इसमें हमने क्या किया? पहले कॉइल ली, उसकी वजह से फील्ड कहाँ जा रहा है वो निकाला, फिर दूसरी कॉइल की वजह से फील्ड कहाँ जा रहा है वो निकाला, उससे हमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो कंपोनेंट मिल गए, सीधा उससे हमने फिर रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट जैसे निकालते हैं, एंड हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, देखो इतना पार्ट हो गया है हमारा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हमें निकालना। तो डायरेक्शन के लिए मैंने पहले ही बोला आपको कि डायरेक्शन के लिए आपको क्या निकालना, तो सिर्फ 10 निकाल दो। चलो 10 निकालेंगे तो 10 लिखा। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? BP। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है? BP, एंड बेस कौन है? BQ। तो बस उसको यहाँ पे लिखा BP अपॉन BQ, एंड वैल्यूज आपको पता है, ये रही और ये रही, दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास बचेगा क्या? IP अपॉन IQ। आंसर आ जाएगा कितना? 3/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 10 इनवर्स 3/4। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। एंड मैं अगर बताऊं आपको ये कैसी टाइप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। कैसी टाइप है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। ठीक है, कैसी टाइप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यूज बॉयड-सावर्ट्स लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस R। कैपिटल R इन्होंने बोला, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कोई भी जो भी रेडियस ले रहे होंगे उसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, या सर्कुलर जो उन्होंने बोल दिया, रिंग बोल सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन आया था दिल्ली 2016 के अंदर। तो सिंपल सा है ये कि बॉयड-सावर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिएगा, यहाँ पे हमने एक कॉइल ली जिसमें से करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंड यहाँ पर इसका ये एक्सिस बना दिया। इस एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर आपको निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं भाई, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस लेंथ एलिमेंट से जहां पर भी हमें फील्ड निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो हम इसको ऐसे मीट कर देंगे। क्लियर? इसको हमने मीट कर दिया, साथ में हम लेंथ एलिमेंट जो है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। सर लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि जो लेंथ एलिमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन में हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मतलब ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, एक जो सिरा है इसका वो प्लेन को टच कर रहा है, और एक सिरा आपकी तरफ आ रहा है। तो वहां से आपने ऐसे कुछ पोर्शन लिया, और जिस भी डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में आपने क्या ड्रॉ कर दिया? लेंथ एलिमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इसका जो रेडियस है यहाँ पे अभी हम स्मॉल r ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस स्मॉल r को बता देंगे कि ये किसके इक्वल है? ये कैपिटल R के इक्वल है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि हमने इसको मीट कर दिया लेंथ एलिमेंट से, और यहाँ तक के पॉइंट को ऐसे मीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेन बन गया है। कौन कौन सा? ये एक जो हमारा लेंथ एलिमेंट था ये, और साथ में ये, तो ये एक प्लेन बन चुके हैं। ये प्लेन तो हमेशा जो फील्ड होता है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये जो प्लेन हमारा बना हुआ है इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? फील्ड है। ये देखिएगा, ये DB बना हुआ है। सेम केस आपका नीचे की तरफ से हम कर सकते हैं। नीचे की कैसे? हम वही लेंथ एलिमेंट लेंगे, उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालना है? टेंजेंट ड्रॉ करके इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड यहां से मीट कर देंगे। तो यहाँ पर एक प्लेन बन चुका है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? फील्ड होता है। तो ये फील्ड हो गया।
अब एक बात बताओ भाई, जब एक कंपोनेंट इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो आप रिजल्टेंट यहां निकाल सकते हो, इजिली निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो आप रिजल्टेंट यहां निकालोगे। तो उससे पहले हम क्या करें, हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, सेम एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, एक कंपोनेंट हमारा यहां पर आने वाला है। क्लियर है? क्लियर है भाई। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर एंगल लिया फाई, आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, आप यहां के हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आप यहां के हिसाब से करते हो तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। देखिएगा, तो हमने यहाँ पे लिया एंगल फाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव। क्लियर है भाई। एक बात देखो, ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये 90 होता है, इतना पोर्शन क्या होता है 90 होता है। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि ये एंगल भी फाई है तो कोई गलत बात नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल फाई है तो कोई गलत बात नहीं होगी। कैसे बोल रहे हो सर? अरे देखो ना भाई, ये भी तो यहाँ पे 90 है इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर भी तो ये 90 है। तो अगर मैं उसको 90 माइनस फाइव बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं 90 माइनस फाइव बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइव अगर लिख रहा हूँ तो देख लो आप टोटल क्या बनता है 90 बनता है, तो इसलिए हो गया फाइव। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट निकाल लोगे तो आपका एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, एक आ जाएगा इस साइड, एक और इस साइड आएगा और एक नीचे की तरफ। तो आप देखोगे कि जो कॉस कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे देखो एक ऊपर जा रहा है, एक आपका जा रहा है ऊपर, ठीक है, कॉस कंपोनेंट, एक मिनट, और एक जा रहा है नीचे, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, हमारे पास बचेंगे सिर्फ साइन कंपोनेंट। तो इसलिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो सिर्फ साइन कंपोनेंट की वजह से निकालेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें एक सिंपल फॉर्मूला लिखना है। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ हम क्या लिखते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस भाई। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं ये डिस्टेंस x लेता हूं और इसको स्मॉल r लेता हूं तो कॉमन सी बात है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। बट सर आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, भाई स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना, तो दैट्स वाई इसको सिंपल लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे 90 कैसे आ रहा है, ध्यान दो भाई, रिंग मैंने बोला कि ऐसे रखा हुआ है, एक टच इसका एक सिरा जो है टच कर रहा है किसको, प्लेन को टच कर रहा है, एक आपकी तरफ है इस तरह से, ठीक है। तो उसमें लेंथ एलिमेंट इस तरह से है, यहां से लेके आप इस तरह से फील्ड निकाल रहे हो, तो ये देखो ना भाई, इसमें एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। लेकिन ऐसे देखते हो आप, ऐसे तो हमें ये टेढ़ी दिखाई देती है ना, हमें लगता है कि एंगल कम है, हमें तो इनके बीच का एंगल चाहिए होता है ना, इनके बीच का। तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिया एंड साइन 91 हो गया। तो बच्चा सिर्फ आपके पास क्या, आइडियल, एंड नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने बता दिया कि कॉस कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट्स वाई इनको हम यूज नहीं करेंगे। किसको यूज करेंगे, सिर्फ साइन कंपोनेंट को हम यूज करेंगे। तो साइन कंपोनेंट को यूज करेंगे तो फील्ड सिर्फ किसकी वजह से आएगा, फील्ड इज ड्यू टू ओनली, इंटीग्रेशन कर दिया हमने किसकी, dB साइन फाइव। तो dB की वैल्यू ये रही, यहाँ पे रखेंगे, साइन फाइव की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, यहां से भी, ठीक है। क्या है, ये एंगल है तो मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, यही हो गया ना, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हो गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो जैसे आप साइन की वैल्यू लिखोगे उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, किस किस की इंटीग्रेशन होगी, जिसके साथ डी लगा हुआ है, डी किसके साथ लगा हुआ है, लेंथ एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, तो लेंथ एलिमेंट की इंटीग्रेशन होगी, मतलब सारी चीजें कॉमन आ गई बाहर। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसकी, लेंथ एलिमेंट की। लेंथ एलिमेंट मतलब ये जो सर्कल हमने लिया था इसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ रहे हैं। अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम पूरी एक सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे रख दिया 2 पाई आर। क्लियर है। एंड यहाँ पर देखिएगा ये और ये इनकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन गया कितना 3/2। तो बस पुट किया है भाई वैल्यूज को, एंड जो कट हो रहा है उसको कट कर दिया एंड आपके पास आंसर आ गया इस तरह से। क्लियर है। तो ये था आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बायट-सावर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पूछी गई थी। एंड सेकंड पार्ट के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तो बस कुछ नहीं है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा कीजिए, उस डायरेक्शन में क्या करना, अपना अंगूठा करना। इस तरह से कर लो आप। करंट यहाँ पे है, ठीक है, करंट यहाँ पे है, करंट की
जिस हिसाब से करंट जा रहा है इस तरह से करंट जा रहा है, तो आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करो, किया, तो जहां पर भी आपका अंगूठा होगा वो आपके डायरेक्शन शो कर देगा इसकी फील्ड की। क्लियर है? या फिर आप इस तरीके से कर लो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये रहा, कि आपको क्या करना है कि अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर लो। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब राइट हैंड थंब रूल आप यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था 2014 कंपार्टमेंट के अंदर। कहीं बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कंपार्टमेंट के क्वेश्चन क्यों करवाते हो। अरे भाई सिलेबस तो तुम्हारा ही है ना, ठीक है, कंपार्टमेंट में भी यही क्वेश्चन आते हैं, एंड जो आपके मेन पेपर होता है उसमें भी यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ेंगे थोड़ा अगर इंपॉर्टेंट है। कमाल के कमेंट करते हैं कि सर कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन मत कराया करो, बेकार सी फील आती है कि हाँ कंपार्टमेंट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कमाल हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें पहला पार्ट क्या बोला गया है, हाउ इज ए टोरॉइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोलिनॉइड। हाउ इज ए टोरॉइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोलिनॉइड, की जो टोरॉइड है वो सोलिनॉइड से किस तरह से अलग है। अगर आपने डेरिवेशन देखी हो तो जो डेरिवेशन होती है वो सेम होती है, जैसे कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यही टोरॉइड के लिए होती है, यही सोलिनॉइड के लिए होती है, तो सेम होते हैं। तो फर्क किस चीज का होता है, फर्क मैंने बताया था उस दिन आपको किस चीज का होता है। देखिएगा, ए टोरॉइड कैन बी व्यूड एज ए सोलिनॉइड विच हैज बीन बेंट इनटू सर्कुलर शेप टू क्लोज ऑन इटसेल्फ। मतलब शेप का फर्क होता है, सिर्फ सोलिनॉइड होता है किस तरह से, सीधा इस तरह से, इस तरीके से सीधा होता है, लेकिन टोरॉइड हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरीके से, उसको राउंड शेप दे देते हैं, गोल शेप बना देते हैं, सर्कुलर शेप बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला गया, यूज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। मतलब टोरॉइड के लिए फील्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टोरॉइड लिया जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, एंड इसमें से करंट इस तरीके से जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, हमने इसका बेसिक पढ़ा हुआ है कि जब करंट जाता है टोरॉइड के अंदर तो जो फील्ड होता है वो सारा एक ही डायरेक्शन में होता है। वो कहाँ पे होता है, सिर्फ इसके सेंटर में होता है, कोर पार्ट में होता है। क्लियर है? तो कहीं पे भी आप छोटी सी लेंथ मान लो, कहीं पे भी आप छोटी सी लेंथ मान लो, वो जो भी लेंथ होगी उसकी जो लेंथ एलिमेंट आप बोल सकते हो कि वो जो लेंथ एलिमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए फील्ड आपका जा रहा है इस तरीके से, मान लीजिए आपका फील्ड इस तरीके से जा रहा है इस साइड कोर के अंदर, तो आप जो लेंथ एलिमेंट लोगे, मान लो यहाँ पे ले रहे हो, तो इसका जो वेक्टर होता है ना वो भी इसी डायरेक्शन में आपको कंसीडर करना है। कॉमन सी बात है। तो मतलब यहाँ पे जो आपका बी वेक्टर होगा, जो आपका लेंथ एलिमेंट वेक्टर होगा, उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होने वाला है, वो 0 होने वाला है। कितना होने वाला है, 0। तो हमें फॉर्मूला पता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ठीक है, बट उससे पहले हम एक लेफ्ट हैंड पार्ट को यूज कर लेते हैं। देखिएगा, बी डॉट डी एल लिखा, बी डॉट डी एल को ओपन किया तो बी डी एल कोस थीटा बना, थीटा कितना है, 0, तो कोस 0 यहाँ पे हो गया, और आपके पास हुआ बी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम डीएल की, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डीएल की कर रहे हैं। इंटीग्रेशन डीएल करने का मतलब कि पूरा जो सर्कल बन रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पूरा जो सर्कल बन रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं, मींस 2 पाई आर आप लिख सकते हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई आर। देखो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बताता है कि ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ होगा। ठीक है, यही बात है ना कि म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। या अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स। अब कैपिटल एन लिखोगे आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हो कैपिटल एन तो ये कैपिटल एन जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्मॉल एन लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप कैपिटल एन बाई 2 पाई लेंथ लिख दो, 2 पाई आर कर दो, मतलब लेंथ आप लिख दोगे पूरी, क्योंकि 2 पाई आर इज ऑलरेडी एक लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा म्यू नॉट एन इंटू 2 पाई आर और आई लिख दिया, 2 पाई आर और आई लिख दिया। सर ये कैसे किया, अरे भाई देखो ना, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करता हूँ कैपिटल एन तो क्या लिखेंगे, एन इंटू 2 पाई आर, ये तो लिखेंगे कि ये टोटल नंबर टर्न्स हो गए, कितना करंट है, आई करंट है, तो वो करंट हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल है। तो बस एक साइड आ गई आपके पास ये, एक साइड आ गई आपके पास ये, दोनों को इक्वेट करिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, मतलब एक तरह से
ये क्या थी, ये डेरिवेशन थी। किसकी डेरिवेशन थी ये, टोरॉइड की डेरिवेशन थी। किसकी डेरिवेशन थी भाई, ये टोरॉइड की डेरिवेशन थी। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया आई थिंक अच्छे से। चलिए वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता दूं ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक फिगर है जो शो कर रही है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई, मतलब इसका जो रेडियस है वो ए है, इसमें जो करंट है वो आई करंट है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, मतलब जो करंट है इस पूरे क्रॉस सेक्शन में है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में कौन है, करंट है, ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन में। तो आपको बताना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन व्हेन रेडियस, मतलब जो रेडियस है जब हम कम ले रहे हैं किससे, ए से, और जब रेडियस हम ज्यादा ले रहे हैं कैपिटल ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। मतलब कि जब हम एक बार तो ये रेडियस जो माना था इससे कम का एरिया कवर कर रहे हैं, या फिर जो हमारा ओरिजिनल रेडियस है उससे ज़्यादा का रेडियस अब जब हम ले रहे हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो हमें करना है, ठीक है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले हमें पता क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट एनक्लोज हो रहा है वो हमें निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया हमने, करंट पासिस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन वो कितना होगा, मान लीजिए टोटल में मीन्स पाई ए स्क्वायर, टोटल रेडियस ए है ना, तो मतलब पूरा एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर में कितना करंट है, आई करंट है, तो एक में कितना होगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर होगा। तो बस उसी को यूज किया यहाँ पे, आई बाय पाई ए स्क्वायर हो गया, आई बाय क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है। उसके बाद करंट पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, कि अगर रेडियस आर में से जा रहा है तो कितना होगा करंट। अब सिंपल सी बात है कि नया रेडियस हुआ है तो नया आपको एरिया काउंट करना पड़ेगा, वो जितना भी बोल रहा है उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा था हमने कि जो पाई ए स्क्वायर है उसमें से जा रहा है आई, 1 में से कितना जा रहा है, आई बाय पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर में से कितना जा रहा होगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर में से कितना जा रहा होगा, तो ये कितना होगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एक नया करंट है, ये क्या है, एक नया करंट है, ठीक है। तो उसको तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये बन गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। तो पहला केस लिया आपने कि पहला केस क्या है कि जब आपका आर छोटा है, मतलब आर छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि कम करंट जा रहा होगा, तो वो कम करंट कितना जा रहा होगा, उतने रेडियस के लिए हमने इसको निकाल लिया, इतना करंट होगा, तो बस इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश मतलब जितना करंट एनक्लोज हो रहा होगा। बी डॉट डी एल को ओपन किया तो बी डी एल कोस थीटा बना, थीटा मैंने समझा दिया है कि किस तरह से होता है, सोलिनॉइड की तरह है ये एक, ठीक है। तो फील्ड अंदर से जा रहा है, इसके अंदर लेंथ एलिमेंट भी वहीं पर है, तो इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा, जीरो होने वाला, भी क्या होगा, थीटा जीरो होने वाला है हमारे पास। क्लियर है, यस और नो, हाँ जी यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका थीटा जीरो हुआ, तो मीन्स बचा सिर्फ क्या, बी, और बी को बाहर लिख दिया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करने का मतलब जितना आपका रेडियस है, कितना रेडियस है भाई, 2 पाई ए स्क्वायर हमने कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि रेडियस है ए, आपको क्या निकालनी है, आपको सरकमफेरेंस तो निकालनी है, तो वो 2 पाई ए स्क्वायर होगी, ठीक है, 2 पाई ए स्क्वायर होगी। देखिएगा एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पे आपके पास होगा क्या, नहीं ए स्क्वायर नहीं होगा, हाँ आर स्क्वायर होगा, जितना हम कंसीडर कर रहे हैं उतना होगा ना भाई, क्योंकि हम तो इतना सा कंसीडर कर रहे हैं, इतना सा, तो ये आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो डीएल कितना होगा, 2 पाई आर हो गया, कितना होगा, 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो ये बना देखो बी इंटू 2 पाई आर, साथ में म्यू नॉट है, यहाँ पे वैल्यू रख दी कौन सी, ये वाली, ये रख दी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने जब सारी वैल्यूज को रख दिया तो आपके पास एक रिजल्ट मिला दिस, एंड इससे पता चला कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जितना ज्यादा हम रेडियस लेते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉमन सी बात है कि उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, ठीक है। चलिए, अगर रेडियस बड़ा हो तो रेडियस बड़े में तो कुछ नहीं होता भाई, मान लो बड़ा है आपका रेडियस तो सारा करंट ही एनक्लोज होगा, तो सिंपल वही का वही है, सारे का सारा हूबहू वही करना है, सिर्फ आई डैश जो हम यूज कर रहे थे उसको आई ही सिंपल लिखना है। तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा क्या, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, जैसा कि मैंने सबको पहले से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द रिलेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड b। कि आपको क्या निकालना है, फोर्स लिखना है किसके ऊपर, एक चार्ज पार्टिकल q के ऊपर जो विद वेलोसिटी v के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करता है या मूव करता है। तो कॉमन सा है, हमें फोर्स पता है कि क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होती है। मतलब ये वेक्टर फॉर्म में, अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो स्केलर फॉर्म में, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा होने वाला है। क्लियर। तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल जितना पूछा गया उतना करिए एंड आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। क्वेश्चन आया था अभी 2019 के अंदर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया आपको, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो आपकी डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट होगा जो वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में फेंका जा रहा है। इसको सिंपल तरीके से करते हैं, अगर आपको सोल्यूशन इस तरीके से कर नहीं समझ में आता यहाँ से, तो आप ये बहुत सिंपल सा सोल्यूशन कर सकते हो। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे होगा आपका जेड एक्सिस, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारा जा रहा है क्या, फोर्स जा रही है, फोर्स नहीं वी जा रही है, वेलोसिटी, ठीक है। आगे यहाँ पे वाई एक्सिस में ये बोल रहा है क्या जाता है, फोर्स जाती है, ये रही फोर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना होता है किसको, अब हमें निकालना होता है भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना आपको, एफ बी करना है, ये है आपके पास वी। तो देखो ना भाई, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी है, फोर्स ऊपर जा रही है, तो ये जेड जो है इस प्लेन में अगर मैं डालूं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो एफ, ये जो है, ये एफ बी, बी ये क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है इस एक्सिस की तरफ, इस एक्सिस को, तो माइनस जे होगा। तो सीधा सा आंसर है कि जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अलोंग द माइनस जेड एक्सिस होने वाली है। क्लियर है। एक सिंपल तरीके से करवा दिया मैंने आपको, अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी पार्टिकल है वो कहाँ पर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, जो आपका फोर्स है वो कहाँ पे जा रहा है, वो वाई एक्सिस में जा रहा है। फोर्स को लिखा, वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद सिंपल आपने अपना आई क्रॉस जे क्रॉस आई का जो रूल होता है उनको अप्लाई किया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको प्रिंसिपल लिखना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो बहुत सिंपल है। द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। मतलब आपके पास इस तरह से ये एक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे हम एक करंट कैरिंग कॉइल रखते थे, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल रखते थे, और ये करंट कैरिंग कॉइल क्या करती थी, टॉर्क फील कर जाती थी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है, नेट फोर्स लगती है, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे टॉर्क डेवलप हो जाता है। तो ये हो आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आया था सीबीएसई दिल्ली 2016 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या है सर इसके अंदर, इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो भी ध्यान से क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर की है, और इसके अंदर करंट जो है 1 एम्पियर का चल रहा है, इस तरीके से। क्लियर है, समझ गए। कैप्ट नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक वायर के पास रखा जाता है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एंड उसके अंदर से करंट जा रहा है कितना, 2 एम्पियर का, इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में रखा जाता है, मतलब जैसे इस कॉपी पर रखे हुए हैं, इस शीट पर रखे हुए हैं वैसे। क्लियर है, चलिएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर की वजह से इस लूप पर फोर्स कितनी लग रही है वो आपको निकालनी है, सिंपल सा तरीका है। तो देखो यहाँ पे फोर्स किस तरीके से लगेगी, यहाँ पे फोर्स देखो, पहली तो बात भाई पैरेलल के बीच में फोर्स लगेगी, ये पैरेलल है लेंथ, या फिर एंटी पैरेलल के बीच में लगते तो इस पे और इस पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इन पे फोर्स नहीं लगेगी, इन पे फोर्स नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ के बीच की फोर्स निकालते हैं, यहाँ और यहाँ के बीच की फोर्स निकालते हैं, फिर उनको माइनस कर देंगे, तो पता लग जाएगा कि नेट फोर्स लूप के ऊपर कितनी लग रही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बाकी चीजें दे रखी हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर है, इनके बीच का गैप जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो पैरेलल करंट होते हैं या फिर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एक फॉर्मूला लगता है जो कि कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2, लेंथ होती है नीचे 2 पाई डिस्टेंस होता है उनके बीच का, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे 2 पाई r लिख दिया, मतलब डिस्टेंस लिख दिया।
तो बस पहले हम क्या कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के बीच में, ठीक है। तो इसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर है, इसमें 1 एम्पियर है, ठीक है। लेंथ कितनी लेंथ पर लग रही है भाई, 20 सेंटीमीटर पर लग रही है। कितनी लेंथ पर, 20। तो 20 सेंटीमीटर को पहले बना लेंगे मीटर, तो कितना बन गया ये कितना बन जाएगा भाई, 20 इंटू 10-2 बन गया। तो यहाँ पे वही किया गया, 20 इंटू 10-2। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास है, I1 भी दे रखा है, I2 भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है 2 पाई, डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर बना लो, मीन्स 10 इंटू 10-2 बन गया आपके पास। तो ये लिख दिया 10-2, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने निकाल ली, फोर्स आ गई कितनी, 2 म्यू नॉट बाय पाई, और n आ गया, n इज द न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, अट्रैक्टिव होगी ना ये। क्यों होगी सर अट्रैक्टिव, क्योंकि भाई सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव होने वाली है, क्लियर है। चलिएगा, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी वजह से फोर्स यहां पर निकालेंगे इस ब्रांच पर। तो यहां से फर्क क्या आने वाला है सर भाई, बस डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये पहले डिस्टेंस कितना है 20, ये कितना है 10, तो 20 और 10 हो गया 30। बस जो हम r ले रहे हैं उसको 30 पुट करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वही किया, म्यू नॉट, उसके बाद हमने क्या किया, म्यू नॉट के बाद यहाँ पे I1 कितना है 2 है, I2 कितना है 1 है, उसके बाद 20 इंटू 10-2 लिखा, 2 पाई 30। ये देखिए यहाँ पे 10 यूज कर रहे थे, यहाँ पे 30 आ गया। तो मैंने पहले बोला था कि डिफरेंस किस चीज का आएगा, सिर्फ डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस आया, आपके पास कितना आ गया, 2 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई n आ गया। अब दोनों करंट कैसे हैं, दोनों करंट कैसे हैं भाई, दोनों करंट एंटी हैं। एंटी मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो इनकी बीच की फोर्स जो होगी वो कैसे लगेगी, वो रिपल्सिव होगी। कैसी होगी फोर्स, रिपल्सिव। तो ये लिख दिया रिपल्सिव होगी, अवे फ्रॉम ईच अदर, क्लियर है। तो एक फोर्स है अट्रैक्टिव, एक फोर्स है कैसी भाई, रिपल्सिव। तो कॉमन सी बात है कि हम यहाँ पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं लूप के ऊपर, तो फोर्स कैसे लिख लेगी, तो कॉमन सी बात है भाई, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, जिसके बीच का डिस्टेंस कम है। तो यहाँ की कॉम्बिनेशन की फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन। समझ गए कि भाई ये और ये कॉम्बिनेशन की फोर्स और ये कॉम्बिनेशन की फोर्स कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है भाई, ये वाली, क्योंकि ये पास में है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाली फोर्स के बीच में से ये वाली फोर्स को निकाल देंगे जो यहाँ तक लग रही है। तो यहाँ पे माइनस किया है, एंड माइनस के बाद जो वैल्यूज आई है उसको हमने यहाँ पे रख दिया, क्लियर है। बताइएगा भाई, तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हमारी वैल्यू, हमारा रिजल्ट जब हम निकाल रहे हैं तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं। छोटा कौन था, रिपल्सिव था, बड़ा कौन है, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख दिया अट्रैक्टिव, किसकी तरफ, वायर की तरफ, क्लियर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9th पर। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है। यहाँ पे डेरिवेशन पूछी गई है, तो कुछ खास नहीं है भाई, तो इस डेरिवेशन को कर लीजिएगा, मैंने करवाई भी हुई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले पार्ट के अंदर ये बोल रहा है कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, आई ए, मतलब ए कंडक्टर है, दूसरा है बी कंडक्टर। एक में से करंट जा रहा है आई ए, दूसरे में से करंट जा रहा है आई बी। तो आप, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो आपको क्या निकालना है, डेरिवेशन करना है, मतलब आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो एक बात देखो, जब आप इसकी वजह से फील्ड निकाल रहे हो, ए कंडक्टर की वजह से, जब उसमें करंट जा रहा है आई ए, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करो, फिंगर्स को कर्ल करो। तो जैसे मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी दिखती है, यहाँ पे क्रॉस दिखती है, मतलब यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसके ऊपर लग जाएगी क्या, फोर्स लग जाएगी। कैसे लग जाएगी सर, क्योंकि ये भी तो करंट कैरी कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स तो लगेगी। तो एफ बी आई, आई जा रहा है ऊपर, सेकंड कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बी जा रहा है अंदर, तो फोर्स हुई इधर, तो ये इधर की तरफ लग गई, क्लियर है। सेम फिनोमिना इधर लगेगा कि इसकी वजह से हम फील्ड निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड थंब रूल, ऐसे फिंगर्स ऐसे आ रही हैं तो फील्ड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, डॉट, मतलब फील्ड बाहर आ रहा है। तो इसके लिए फोर्स कैसी होगी, एफ बी आई, आई कहाँ जा रहा है ऊपर, बी आ रहा है बाहर की तरफ, तो आई ये फोर्स लग गई इधर, तो ये हो गई फोर्स इधर, क्लियर है। अब इन दोनों का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। फोर्स, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, आई एल बी, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने वही लिखा, फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू आई एल बी होगा। अगर हम F2 फोर्स निकाल रहे हैं, अगर हम F2 फोर्स निकाल रहे हैं तो किसकी वजह से होगी, वो I2 करंट लिखेंगे, लेंथ लिख देंगे उस कंडक्टर की, साथ में फील्ड कौन सा, फर्स्ट वाला फील्ड। अब फील्ड कैसे लिखते हैं, फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से भाई, वो जो कि हमें पहले से पता, जो कि कितना होता है म्यू नॉट
2I/4 पाई डिस्टेंस होता है, तो उसको लिख दिया यहाँ पे। जितना भी करंट आप जिसकी भी बात कर रहे होंगे, मान लो आप फर्स्ट की बात कर रहे हो तो फर्स्ट वाला करंट ले लोगे, सेकंड की बात कर रहे हो तो सेकंड वाला करंट ले लोगे, ठीक है। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करनी है, एंड इसको मैंने करवाया भी हुआ है। एंड आगे इन्होंने बोला है शो विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर वुड चेंज व्हेन द करंट इन देम फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बताया हुआ है कि भाई जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, जैसे कि अभी बताया था मैंने। तो वो मेथड अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली 2011 के अंदर आया, क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज बोहर मैग्नेटन। क्या होता है ये बोहर मैग्नेटन? भाई क्या बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज बोहर मैग्नेटन, वो भी बताना। तो सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो हमने यहाँ पे बनाया कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है, विद रेडियस आर है, और अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, तो करंट इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आई को कैसे लिख सकते हैं, E/T से लिख सकते हैं। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होगा कि इसको पूरा करने में कितना चक्कर लग रहा है, तो इसको पूरा करने में चक्कर कितना लग रहा है, हम वैसे लिखते कि 2π/v लिखते, सॉरी 2π आप लिख सकते हो यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या हुई, V/R हो गई, तो V आ गया नीचे, R चला गया ऊपर, तो मतलब इस T को आप लिख सकते हो कैसे, 2πR/v से आप लिख सकते हो, 2πR/v से आप लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पे इसको पुट कर दिया, वैल्यूज बन गई हमारे पास, क्या, I = EB/2πR, R क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, म्यू = IA से लिखते हैं, या M = IA से हम लिखते हैं। तो I हमने यहाँ से निकाल दिया, तो I को पुट किया, एरिया, A इज द एरिया, तो एरिया क्या होगा इसका, πr², तो यहाँ पे लिख दिया πr², जो कटा वो काट दिया, बचा ये लिख दिया EVR/2। बट यहाँ तक ये सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, क्योंकि बोहर ने बोला था कि जो MVR होता है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होती है, वो किसके इक्वल होगी, NH/2π के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने उसको लिखा, तो यहाँ से हमने VR निकाला, बना NH/2πm, M नीचे आ गया इधर, ठीक है। तो बस इस VR की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया NH/2πm से, तो यहाँ पे पुट किया, N को रखा हमने 1, तो आपके पास आया EH/4πm कॉल्ड एज द बोहर मैग्नेटन। क्लियर, यस और नो? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सप्लेन यूजिंग ए लेबल डायग्राम प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो डायग्राम तो आपके सामने है, यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ का, ये साउथ का, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंडर कोर हमने लिया हुआ है, सिलेंड्रिकल कोर, इस पे वायरिंग की हुई है इस तरीके से, एंड एक वायर नीचे गई है जिसको हम एक स्प्रिंग से जोड़ते हैं, जिसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। ऊपर ये मिरर होता है, ये फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप होती है। तो डायग्राम है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर्किंग की अगर हम बात करें, वर्किंग में क्या होगा कि देखो आपने क्या किया है, एक कॉइल को लटका दिया है किसके बीच में, मैग्नेट्स के बीच में। मतलब क्या केस है ये उस तरीके से केस है कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो फोर्स फील करेगा, फोर्स फील करेगा तो टॉर्क लगेगी, टॉर्क लगने से रोटेट करेगा। अब जब रोटेट करेगा तो ये जो स्प्रिंग है ये भी तो भाई डिफॉर्म होगा ना, चलो डिफॉर्म हो गया, मतलब इस टॉर्क को हम नाम दे सकते हैं डिफॉर्मिंग टॉर्क। बट जब ये करंट बंद हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, तो ये जो स्प्रिंग है दोबारा से खुल जाएगा, खुलेगा ना, मतलब अपनी उसी शेप में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कौन सी होती है, रीफॉर्मिंग टॉर्क। तो यहाँ पर हम सीधा एक केस लेते हैं कि जब हम करंट देते हैं तो आपका जो स्प्रिंग है वो डिफॉर्म होता है, लेकिन जब आप क्या करो कि करंट जीरो कर दो तो आपका स्प्रिंग उसी शेप में आ जाता है। मतलब हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मान लेते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया किसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, जो कि क्या हुआ NIBA हो गया, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया हमारे पास कौन सा, K थीटा हो गया। सर ये थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन मतलब ट्विस्ट है, ये जो स्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं भाई, उनको हमने लिखा है, एंड K जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना होता है, हमें तो मेजर क्या करना होता है, K थीटा और NIBA में से हमें क्या मेजर करना होता है भाई, गैल्वेनोमीटर हमें करंट ही तो बताता है, तो करंट हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये हुआ K/NBA और साथ में यहाँ पे है थीटा।
जो ये K अपॉन एन बी ए थीटा, इसको मैंने नाम दिया स्मॉल g का, एंड इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मींस I इज इक्वल टू g और थीटा आ गया। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन, ट्विस्ट इन हेयर स्प्रिंग। अगर मैं इस थीटा कांस्टेंट को हटा दूं, मतलब इस कांस्टेंट को हटा दूं, g को हटा दूं, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? थीटा के। मतलब जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे उन ट्विस्ट को हम काउंट करके करंट को मेजर कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये होती है इसकी वर्किंग। डायग्राम आपने कर लिया, ठीक है। प्रिंसिपल इसका समझ लिया हमने, पहले से ही समझ लिया था इसका प्रिंसिपल, कि जब करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो फोर्स फील करती है, कपल ऑफ फोर्सेज होता है तो टॉर्क हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है? डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। आपको यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर को डिफाइन करना है। तो सिंपल है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है भाई? आई एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, मीन्स ये क्या लिख दिया सर आपने? थीटा बाय आई होता है। थीटा बाय क्या होता है? आई होता है। क्लियर है? ये देखो ना भाई, मैं लिखूंगा कि आई एस क्या होता है? आई एस इज थीटा बाय, एक मिनट रुकिएगा, आई एस क्या होगा? थीटा बाय आई होगा। तो यहाँ पे रहा आई, ये क्या वैल्यू है? के, क्या वैल्यू है? के अपॉन एन बी ए, एन बी ए चला गया ऊपर, तो यहाँ पर वही किया हमने, क्या हुआ? एन बी ए, के रह गया और थीटा से थीटा कट गया, तो आपके पास आया ये। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वही है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया आपके पास आर। आगे है कि वाई डज इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी नॉट इंक्रीजिंग नॉट नेसेसरी इंक्रीजेज वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगा, या मींस इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि देखो ना भाई, जब आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे हो, मान लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज करो तो यहाँ पे देखो ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर आर आया हुआ, आर इज द रेजिस्टेंस। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हो तो उस वायर की लेंथ जो इंक्रीज होती जा रही है, एंड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, तो ये चीज बैलेंस हो जाती है। दैट्स वाई जो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। पूछा गया आपसे यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन, तो ये फंक्शन है भाई, इसको सिंपली याद कर लेना कि हर बार में प्लेन किस तरीके से होता है, वो यहाँ से आप याद कर लेना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, 12वें क्वेश्चन की, सेम क्वेश्चन है कि आपको बताना है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल वर्किंग डायग्राम, तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। उसके बाद बोल रहा है ये वाई इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कोर ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। इसकी बात कर लेते हैं। देखो सेकंड का ए पार्ट का आंसर क्या है? इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, दस इट्स सेंसिटिविटी इंक्रीज, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम रेडियल, और सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से जो फील्ड है वो रेडियल बन जाता है। सो एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल, so angle between the plane of coil and magnetic line of force is zero in all orientation of coil। ये इतना बढ़िया फीचर होता है सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करने का। तो सेकंड पार्ट हुआ उसका ए हो गया। सेकंड का बी पार्ट, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक्सप्लेन विद गिविंग रीजन। तो दिया हुआ भाई, समझा दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आप कर सकते हो, लिखा भी हुआ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक तरीके से डेरिवेशन पूछा गया है। डेरिवेशन क्या है कि आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, एक नहीं मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर हमने एक कॉइल रख दी है। सर इस तरीके से क्यों रखी? इस तरीके से रखी है कि जो इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ एंगल बनाता है थीटा इसके साथ, मतलब थोड़ा सा रोटेट हो गई है ये। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रहा आपके पास बी जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉइल ऐसे हो गई है ये। तो जो बी जो एम होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, बट यहाँ पे एक एंगल बन गया कितना? थीटा। ठीक है, तो मतलब इन फोर्सेस के बीच में एक डिस्टेंस मिल गया हमें। ये कितनी लेंथ होती है? ये कितनी लेंथ होती है भी? ये वाली लेंथ। मान लो आप कुछ भी लेंथ अगर अज्यूम कर रहे हो, जैसे इन्होंने बोला है कि बी लेंथ है, तो यहाँ पे हम बी बोल देंगे, मीन्स ये b/2 होगी। क्लियर है? सिंपल है।
तो बस यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच पे फोर्स लगेगी भाई, इस ब्रांच पे फोर्स लगेगी, इस पे और इस पे। क्यों लगेगी? क्योंकि ये ब्रांच इस पे फोर्स नहीं लगेगी, ये तो पैरेलल हो जाती है ना, दैट्स वाई इन पे फोर्स नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर पे ही फोर्स लगेगी ना। ठीक है, आई एल बी साइन थीटा मीन्स थीटा अगर 90 है तो ही फोर्स लग रही है। तो इस केस में और इस केस में जो है थीटा 90 होता है, तो दैट्स वाई इस ब्रांच पर इस ब्रांच पे फोर्स लगती है। एंड इसको जब हम एक साइड लुक से देखते हैं तो हमें शेप मिलती है ऐसी। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज हमने की है, देखिएगा। फोर्स ऑन, एक मिनट, force on arm PQ and RS are equal and opposite and they cancel each other as they are collinear। ठीक है, PQ और SR पे फोर्स नहीं लगती, मैंने पहले ही बोल दिया था। फोर्स ऑन SP इज F1, इस पे फोर्स को नाम दिया उसने F1 एंड इस फोर्स को नाम दे दिया, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको नाम दिया F2। कॉमन सी बात है कि दोनों की लेंथ सेम है, L है, लेंथ सेम है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, करंट जो है वो सेम है, तो दोनों के ऊपर फोर्स जो होगी वो ILB होगी। ठीक है, तो ILB लिख दी। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा अभी? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आने वाला, देखो IL कैपिटल B, उनके बीच का डिस्टेंस B साइन थीटा आएगा। क्योंकि देखो ना, अरे भाई देखो, ये इस तरीके से है, यहां पे जा रहा है आपका B, यहां पे आपके पास थीटा, ये है थीटा। तो आपके इनके बीच का एंगल निकाल लेना, इनके बीच का एंगल निकाल लेना। ये एंगल कितना हो सकता है? ये एंगल कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे आपको एंगल मिल गया थीटा, ये एंगल आपका थीटा है। अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब साइन। तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है भाई? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर निकालना है, नीचे होगी हाइपोटेनस इज बी, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? B साइन थीटा हुआ। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हो। आपने इसको पुट किया और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप पुट कर दोगे कि हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? B साइन थीटा है। उसको पुट किया, उसके बाद आपके पास ये रिलेशन आया। रिलेशन क्या आया सर? ये आया ILB कैपिटल B साइन थीटा। इसमें से जो हमारे पास स्मॉल l और b है वो लेंथ और ब्रेड्थ है किसकी? कॉइल की, तो वो बन गया एरिया। तो यहाँ पे वो आपके पास I कैपिटल A कैपिटल B साइन थीटा, एंड जो आपके पास I इंटू A है वो तो फिर से बन गया क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको हमने लिख दिया कैपिटल M से। तो बस कैपिटल M से लिखा, साइन थीटा हटाना चाहते हो तो आप उसको क्रॉस लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास क्या भाई? ये हुआ आपके पास डेरिवेशन। सेकंड में ये क्या बोल रहा है आपको? प्रूव दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज दिस, ये तो बता दिया। M इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो यहां से आप बता सकते हो कि कब टॉर्क मिनिमम हो सकती है, कब मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, कब थीटा 0 रखोगे तो कितनी टॉर्क लगेगी, क्योंकि देखो ना क्रॉस है, साइन 0 0 90 हो गया तो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो इन केसेस पे आप बता सकते हो कि आपका जो टॉर्क है वो कब कब मैक्सिमम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया इसमें? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो डेरिवेशन करवा दी गई है। उसके बाद ये बोल रहा है यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिफाइन SI यूनिट, मतलब SI यूनिट ऑफ करंट, मतलब ये डिफाइन 1 एम्पियर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिफाइन 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर का तो सिंपल सा फंडा भाई, हमें फॉर्मूला पता होता है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस। R आप बोल सकते हो, यहाँ पे लेंथ होती है, इस लेंथ को यहाँ पे भेज दो तो इसको यहाँ से कट कर दो। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज रखी हुई हैं, जैसे म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 माइनस 7 हो जाएगी। I1 को 1 कर दो, I2 को 1 कर दो, नीचे हुआ 2 पाई, डिस्टेंस को 1 कर दो। मतलब जब दोनों करंट पैरेलल करंट में 1 एम्पियर हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट हो, तो यहाँ पर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को बोला जाता है क्या? उस फोर्स को बोला जाता है 1 एम्पियर। एंड वो फोर्स कितनी होती है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷ होती है। क्लियर? बताइए जल्दी से, चलिएगा आगे। दिया हुआ आपके पास ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB कैरीज ए करंट। ये एक वायर है जो AB जिसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ए प्रोटॉन P ट्रेवल विद ए स्पीड V पैरेलल टू द वायर एट ए डिस्टेंस D। एक प्रोटॉन है यहाँ पे रखा हुआ है डिस्टेंस D पर, ये ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, नीचे की तरफ आ रहा है V वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन?
बहुत सिंपल है। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो कितना होगा, वो म्यू नॉट, वैसे तो हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd लिखते हैं, लेकिन सर आप 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर मैंने 2 लिख दिया ना, यहाँ पे 2 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, तो 4π हो गया, तो म्यू नॉट 2I अपॉन 4πd हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। फोर्स क्या क्या होगी, फोर्स क्या होती है भाई, कोई भी चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुका है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुका है, उसमें मूव कर रहा है, मतलब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे मतलब फील्ड ऐसे घूम रहा है, उसमें चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा था, मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री, मतलब फोर्स मैक्सिमम लगने वाली है, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन 90 किया, जैसे हम लिखते थे QVB, तो वही है यहाँ पे Q इज E, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल 90, तो यहाँ पे बचा क्या, EVB, ठीक है। तो B की वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा किसका एक्सप्रेशन, फोर्स का एक्सप्रेशन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप EFGH इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म फील्ड एज शोन इन द फिगर। ये एक लूप है जिसमें करंट इस तरीके से जा रहा है क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट, डायरेक्शन भाई ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज ये फेस कैसा होगा, साउथ की तरह होगा, ये फेस कैसा होगा, साउथ की तरह होगा, हमने पढ़ा हुआ है ये, तो साउथ से नॉर्थ होती है, मतलब अंदर जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, हो गया, क्लियर है। चलिए, व्हेन इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप मैक्सिमम एंड जीरो, कब हो सकती है मैक्सिमम एंड जीरो, तो ये अभी हमने बताया था। देखो, व्हेन एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड द magnetic field is 90 degree, then maximum torque experienced by the coil is sorry यहाँ पे ये बोल रही है when angle between the area of coil and magnetic field is 90 degree। कॉमन सी बात है कि यहाँ पे जो टॉर्क होगी उस टाइम वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, क्लियर है, क्योंकि टॉर्क क्या होती है, MB sin थीटा, sin थीटा 90 हो गया, थीटा sin 90 इज 1, तो मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। उसके बाद जीरो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, या तो जीरो पे हो सकती है या फिर 180 पर हो सकती है, टॉर्क कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हूबहू पहले क्वेश्चन की तरह ये मैंने करवाया आपको, तो एक बार इसको ट्राई करिएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, वही है कि एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये, इनकी फोर्स निकालो पहले, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, इनकी फोर्स निकालो पहले, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब इंक्रीज हो गया, ये कितना है 2.5 और ये है 1, मतलब 3.5 सेंटीमीटर आपको यूज करना है। तो बिल्कुल बेटा वही मेथड है, सेम टू सेम वही मेथड है, वही नेट फोर्स निकालने का तरीका है जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था आपको, ठीक है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को करवाने का फायदा नहीं होगा। हाँ, विद सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर 16th में हमें प्रॉब्लम है या हमें समझ में नहीं आया, तो बता देंगे भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर, कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई, तो वोल्ट मीटर के लिए सारा वोल्टेज ड्रॉप वहीं पे और होना चाहिए, तो हम इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इस तरीके का रेजिस्टेंस लगाना है कि सारा वोल्टेज ड्रॉप वहीं पर हो जाए। तो हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया R, तो इस कंप्लीट असेंबली को बोला जाता है क्या, वोल्ट मीटर। एंड आगे ये बोल रहा है, इसका डायग्राम वो बना दिया गया है, उसके बाद ये बोल रहा है कि मैथमेटिकल रिलेशन, क्या मैथमेटिकल रिलेशन भाई, यहाँ से इसके सीरों के बीच में कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल होगा जिसको हमने नाम दिया V, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V हमने लिख दिया। अब ये V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि V क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ पे I कितना है, IG है, गैल्वेनोमीटर करंट, तो ये हुआ IG गैल्वेनोमीटर करंट। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है आपको, इसके बाद ये बोल रहा है कैपिटल G और R कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये एक रेजिस्टेंस G है, ये एक रेजिस्टेंस R है, दोनों सीरीज के अंदर है, दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस लिखा, V के नीचे कर दिया हमने I को, तो ये हो गया V/IG और यहाँ पे रह गया G+R। तो हमें वो वैल्यू निकालनी होती है जो हम पुट करनी है, मतलब जो हम पुट कर रहे होते हैं, मतलब
रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हमने यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकाली जो कि हुई V/IG माइनस जी हुई। आई थिंक क्लियर हो गया है। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। डिफाइन द टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से कर सकते हैं। तो बार बार भाई मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो को बड़ा करने का फायदा नहीं है, ठीक है। 19वें की बात करते हैं। इसमें भी आपको टॉर्क निकालनी है। टॉर्क मतलब टाउ निकालना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह आपको करना है। एंड डिफाइन 1 एम्पियर। पैरेलल करंट्स या एंटी पैरेलल करंट्स, कुछ भी केस आप ले सकते हो, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है? F/L मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, मतलब डिस्टेंस उनके बीच का। तो भाई म्यू नॉट की वैल्यू हो गई कितनी? 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू करंट 1 एम्पियर, दूसरा करंट 1 एम्पियर, उनके बीच का डिस्टेंस कितना? 1। तो भाई ये जब ये कंडीशन आप लगा देते हो, मतलब दोनों करंट में से दोनों कंडक्टर में से जब करंट पैरेलल जा रहा होता है या एंटी पैरेलल जा रहा होता है, मींस यूनिट करंट जब पास हो रहा होता है एंड वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर ही होते हैं, तो उस टाइम जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगती है 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, उसको ही बोला जाता है क्या? 1 एम्पियर। क्लियर है? तो आई थिंक आज के ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बैटल बैच की ये 12वीं क्लास थी एंड बहुत जल्दी ही आप सोच नहीं सकते कि कितनी जल्दी, और 13वीं क्लास भी आपको मिलने वाली है, शायद आज ही मिल जाए, ठीक है। तो ये सभी नोट्स जो हैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।